हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। परीक्षा आइडिया के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम बीपीएससी ये जो सेशन हम एक क्रैश कोर्स की तरह लेकर चल रहे हैं, परीक्षा आइडिया की टीम, इसमें हम बीपीएससी जो टेंटेटिवली 30 सितंबर को इसका प्रीलिम एग्जामिनेशन एक तरह से दिया हुआ है कि 30 सितंबर को होगा, उसको फोकस करते हुए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, और इसके साथ साइंस के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इसमें बीपीएससी में जो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो पर्टिकुलर पॉलिटी का सेशन मैं लेके चल रहा हूँ। और इसमें से हमने इन द वेरी प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द प्रियम्बल। जो हमने ये देखा था कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीलिम्स और ये पर्टिकुलरली पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो हमने देखा कि प्रियम्बल एक वो है जहाँ से पूछे जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और इस तरीके से हमने एक बाइफर्केशन किया था। तो इन द वेरी प्रीवियस क्लास आई हैव टेकन द टॉपिक ऑफ प्रियम्बल, जिसमें हमने पूरे डिटेल में डिस्कशन किया, और इसके साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए प्रियम्बल के, ताकि चीज़ें जो तैयारी है वो कम समय में बेहतर तरीके से हो जाए। इन टुडेज टॉपिक जो हम लेकर चले हैं आज, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कम अंडर आर्टिकल 368, इसके ऊपर आज पूरी क्लास इस पे चर्चा होगी। फ्रेंड्स, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उसको वाइब्रेंट बने रहना है तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि एक तरह से वो फ्लेक्सिबल रहे। रिजिडिटी तो है ही, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉ, अगर वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम उसके डिमांड को लेकर डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टैटिक हो जाएगा। और अगर स्टैटिक है तो फिर उसकी जो प्रायोगिकता होती है वो कम हो जाएगी। इसलिए अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर टर्म में देखें तो हमारे पास इनबिल्ट मैकेनिज्म है, सेल्फ क्लेंजिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 368 वी हैव ऑल दिस प्रोविजंस। सेल्फ क्लेंजिंग प्रोसेस से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीड के अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम हम उसको अमेंड कर सकते हैं। उसके साथ उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इवन रिपील के भी प्रोविजंस हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 देखेंगे अगर, उसमें 3 तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए आप। अगर गौर करेंगे उसमें 3 तरीके के, जिसमें कि सिंपल मेजॉरिटी, और दूसरा है एक सिंपल के साथ रिजिड और वेरी रिजिड प्रोसेस। सिंपल मेजॉरिटी है और उसके बाद है एक स्पेशल मेजॉरिटी, और थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी, और उसके साथ साथ एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट्स जो है उसको रेटिफाई करना चाहिए। अगर हम आर्टिकल 362 को अगर थोड़ा सा देख लें, 368 को, उसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी कैसे, अगर ये 2 पॉइंट देखेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरी रिजिड प्रोसेस हो गया। वेरी रिजिड एक प्रोसेस है जिसमें कि हाफ ऑफ द स्टेट के भी क्या होते हैं, आपको वहां पर रेटिफिकेशन चाहिए। और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें कि हाफ रेटिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, रिजिड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हर एक हाउस को उसकी जो मेजॉरिटी होती है, नंबर्स होती है, उसके 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसको अप्रूव करना पड़ता है, तब जाकर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है। अगर दोनों रूट, लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर फाइनली वो पास हो गया तो फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब हम देख लें कि ये सिंपल मेजॉरिटी अगर आप देखें तो सिंपल मेजॉरिटी में जैसे स्टेट के नाम को बदलना हो, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना हो, उसके टेरिटरी या बाउंड्री को घटाना बढ़ाना हो, तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो हो सकता है। तो अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए
तो सिंपल मेजॉरिटी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। लेकिन दो और जो प्रोसेस है रिजिड और वेरी रिजिड, जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी एंड दूसरे में स्पेशल मेजॉरिटी विथ एटलीस्ट रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है, तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होता है। अगर आप स्पेशल मेजॉरिटी देखें, और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है आपका, यहां पर देख लें कि स्पेशल मेजॉरिटी में आप बेसिकली चीज क्या करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी जो भी होगी वो हाउस की, उसके साथ उसको पास करेंगे। लेकिन अगर स्पेशल मेजॉरिटी में आपको बताया हाफ ऑफ द जो स्टेट लेजिस्लेचर उसका रेटिफिकेशन चाहिए। कैसे मुद्दे हो सकते हैं जो इसमें आएंगे, तो उसमें जैसे कि प्रेसिडेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन टर्म और किस तरीके के होने चाहिए, इसके साथ में फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात हो, इवन आर्टिकल 368 किस तरह से अमेंड किया जाएगा, इसको रिगार्डिंग ये सारे जो प्रोसेस है, जो इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर के उसमें होनी चाहिए। तो आज आर्टिकल 368 में ये बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी तक जो हमारे अगर आप देखें अमेंडमेंट जो हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टिल नाउ, अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आपके 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। ये तो हम पूरी जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रहे हैं उसके क्या रेशियो रहे हैं, इसको हम एक तरह से पूरे कर्सरी रूप में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ताकि जो जो सवाल पूछे जाते हैं जहां से आप वहां से उन सवालों को और एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आ रहा है वो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहला 1951। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया, दैट इज इन 1951 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और उससे दो आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल क्या जोड़े गए थे, 31A और 31B। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट क्यों आया था, बेसिकली जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को किस तरह से कर्टेल डाउन किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। और 31 और 31 के ए और बी को अगर आप देखें, और अगर इसके साथ में फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ साथ 9th शेड्यूल को भी जोड़ा गया, और दो आर्टिकल आपको बताया मैंने, आर्टिकल 31A और 31B, इन दोनों को जोड़ा गया। तो अगर 31A आप देखते हैं, इसने क्या किया कि कुछ ऐसे लॉज, इसने 31A सेव सर्टेन लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स थे पहले, उन स्टेट को जो ESTAT, ये स्टेट्स से अलग जो स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को अगर एक्वायर अगर गवर्नमेंट करेगी, तो उस जो एक्वायरमेंट के बाद उसको कैसे प्रोविजन, जो फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखते हैं आर्टिकल 13, अगर आपको याद हो आर्टिकल 13 क्या कहता है, दो तरीके से, प्री एंड पोस्ट। प्री, और ये किस चीज के लिए आर्टिकल 13 है, किसी भी अगर कोई भी ऐसे प्रावधान बनाए जाते हैं या कोई भी ऐसे अगर एक्ट बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ करता है, तो ऐसे कोई भी जो कानून होंगे या एक्ट होंगे वो क्या होंगे, वाइड होंगे, इनिशियो होंगे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कि इससे बचा जाए कि 31A को लाया गया कि अगर स्टेट अगर है किसी का, हम एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट अगर स्टेट, तो वहां पर जो इनकंसिस्टेंसी जो डेवलप होगी आर्टिकल 14 एंड 19 के साथ, राइट जो राइट टू इक्वालिटी और 19 जो आपका फंडामेंटल राइट अगर वो वायलेट करती है, तो उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए 31A आपने इंट्रोड्यूस किया। 31B के द्वारा आपने क्या किया, इस जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 31B इसने किया, सेव सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन लिस्टेड इन द 9th शेड्यूल। कई ऐसे जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स थे उसको इन ऑर्डर टू कि जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए एक शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल था 9th शेड्यूल।
नाइन्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और नाइन्थ शेड्यूल में जितने भी सब्जेक्ट्स डाले गए उनको अग्रेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड थे और उस जो एक्ट आए उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिव्यू होगा, ये जुडिशियल रिव्यू, उससे उसको कैसे बचाया जाए, इसीलिए नाइन्थ शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। इस वजह से 31B जो क्या कहता है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन लिस्टेड इन द नाइन्थ शेड्यूल from being challenged on the ground of inconsistency with any of the fundamental rights। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट हो रहा, अगर किया जा रहा है उस एक्ट के द्वारा, लेकिन ग्रेटर गुड में क्यों क्या कर रहे हैं, हम उसको सेव करना है, जमींदारी व्यवस्था को हटाना है, और इस वजह से नाइन्थ शेड्यूल में इस मैटर को लिया गया और जुडिशियल रिव्यू से उसको बचाया गया। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 1951 में आया। इससे दो जो है एक्ट लाए गए, एक्ट 30 आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B जोड़ा गया। साथ में आपने शेड्यूल 9 भी इसमें से जोड़ दिया। 9 शेड्यूल जो इंट्रोड्यूस किया किसके द्वारा, 31B के द्वारा 1951। इसने लैंड रिफॉर्म्स जितने भी थे, उस लैंड रिफॉर्म जो सरकार कर रही थी, वो अगर वो वायलेट करती है अगर फंडामेंटल राइट को, उस वायलेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इसके अंदर में 9 शेड्यूल के सब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगता है। लेकिन एक जो फाइनली देखा गया लेटर ऑन डेवलपमेंट इस तरह का हुआ कि स्टेट ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा वो अग्रेरियन रिफॉर्म्स से रिलेटेड एंसिलियरी कुछ सब्जेक्ट्स नहीं भी रहते थे, जैसे कि इलेक्शन से मैटर हो गए, मनी रिलेटेड मैटर हुए, अंडर द गार्ब ऑफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, उन्होंने एक तरह से 9 शेड्यूल में डालने उस सब्जेक्ट्स को लगे। तो आईआर कोहेलो वर्सेस एक इंपॉर्टेंट केस आया, आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इस केस में बोला गया, कट ऑफ डेट दिया इन्होंने 24 अप्रैल 1973, जो कि केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, जिसमें कि आपको पता है कि वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर, इसके कॉन्सेप्ट को वहां पर डेवलप हो गया, और इसमें बोला गया कि आफ्टर 24 अप्रैल 1973 अगर स्टेट के इस तरह के प्रोसेस हैं कि अगर कोई भी एक्ट बनाने के बाद अगर वो एग्रेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है और उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, तो that will be tested on the anvil of the judicial review उसके होंगे, और in order to know कि कहीं वो under the garb of putting them in schedule 9 कि वो कोई फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह से 9 शेड्यूल लाया गया, और ये आपके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्या क्या आ गया आपका, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इससे क्या क्या जोड़ा गया, 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया, और 9 शेड्यूल जोड़ा गया। 9 शेड्यूल में एक इंपॉर्टेंट केस आपको मैंने बताया, आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस एक इंपॉर्टेंट केस है, और आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु को 9 शेड्यूल केस भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, इसके बाद आपके पास आता है, फर्स्ट के बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आता है, और 1956 में ये इस वजह से लाया जाता है ताकि जो स्टेट जो थे वो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए। इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसमें आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन दोनों को लैंग्वेज के बेसिस पे अलग से स्टेट भी बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट यहाँ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हुआ। और इसने क्या किया, जो कि कैटेगरी बी स्टेट थे, जो आप शुरुआत में जानते A, B, C कैटेगरी के स्टेट थे, तो कैटेगरी बी के स्टेट को
एक तरह से रिपील्ड कर दिया गया, रिपील्ड द स्टेट्स ऑफ बी कैटेगरी इन इंडिया एंड एज एस्टेब्लिश्ड इन, जो आर्टिकल 238 के बाद बी कैटेगरी के स्टेट बने थे उसको इसने रिपील कर दिया। साथ में कई ऐसे चेंजेस किए गए इस थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसमें से क्या हुआ कि अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट एक स्टेट से ज्यादा 2-3 स्टेट में भी हो सकता है। तो ये चेंजेस इसमें लाया गया थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो आप देखेंगे कि अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट एक्ट है वो है दैट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसको समझने के लिए इससे पहले के कुछ केसेस आपको समझने होंगे, और ये केसेस जो है हम अलग से ले लेंगे क्लास, लेकिन फिर भी यहाँ ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट के ऊपर में इंपॉर्टेंट जैसे सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद केस और फिर गोलकनाथ का केस आता है। और गोलकनाथ में एक तरह से जो जजमेंट ये आता है कि जो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जो फंडामेंटल राइट को खत्म कर सके या उसको एक तरह से अमेंड कर सके। इसी चीज को जो गोलकनाथ में ये एक जजमेंट दिया गया, इसी को रेक्टिफाई करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आता है, in order to remove difficulties created by the decision in गोलकनाथ केस कि फंडामेंटल राइट वहां पर था कि आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया, इसने रिस्टोर किया किसके पावर को, रिस्टोर किया पार्लियामेंट के पावर को कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में इसने पार्लियामेंट के जो अमेंडिंग पावर को बहुत बढ़ा दिया। इसमें क्या किया कि आर्टिकल 368 में इसने सिर्फ एक्सटेंड नहीं किया बल्कि इसने अपने स्कोप को भी बढ़ा लिया बाय एडिंग द वर्ड्स, क्या जोड़ा, टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। जो आर्टिकल 368 में जो प्रोविजंस दिए हुए लेड डाउन, उसके अनुसार पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है। और एक चीज और जोड़ा गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि इसने जो जुडिशियल रिव्यू जो है उस जुडिशियल रिव्यू को किस तरह से कम किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसने बोला कि इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो ये प्रॉब्लम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया था, इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय गोलकनाथ जो केस में था रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, अब 1971 के बाद फेमस और लैंडमार्क केस आ रहा है केशव नंदा भारती केस 1973 में। 1973 में केशव नंदा भारती के केस में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, ये पावर तो उसके पास है, लेकिन पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत तत्व हैं उसके, उसको अमेंड नहीं कर सकती। अमेंडिंग पावर है लेकिन लिमिटेड अमेंडिंग पावर है। और ये एक बोला गया देयर आर इम्प्लाइड एंड इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। और गोलकनाथ केस को इसने ओवररूल कर दिया जिसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड पार्लियामेंट नहीं कर सकती। केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ, लैंडमार्क जजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आ गया। साथ में इसने बोला गोलकनाथ के जो जजमेंट थे उसको ओवररूल कर दिया। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में इन प्रोविजंस के साथ इसने अब पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो स्कोप है बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन केशव नंदा भारती ने उसको क्लिप कर दिया और ये कि विद इन लिमिटेशन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ही आप कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को आप बगैर छेड़े ये कर सकते हैं, और जो फंडामेंटल स्टोन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का उस पे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। 24th अमेंडमेंट एक्ट ये हो गया। उसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 26th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1971 को। ये एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें से,
26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या हुआ था कि इसने जो प्रिवी पर्सेस थे, प्रिवी पर्सेस किसको जो दिए जा रहे थे, रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को दिए जा रहे थे, उन प्रिवी पर्सेस को, जिनको कि भारत गणराज्य, चूंकि इंडिया रिपब्लिक और इंडियन रिपब्लिक में वो सारे एसिमिलेट हो गए थे, तो उनके प्रिवी पर्सेस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। प्रिवी पर्सेस एबॉलिश्ड 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 से, इसने एबॉलिश कर दिया प्रिवी पर्सेस को। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है वो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में आता है। और अगर आप ये देखें, इसने क्या किया, इसने चेंजेस इन किए किस चीज में, जो टॉप पोजीशंस होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इन चारों के जो इलेक्शंस होंगे उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जाएगा, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम था, जो इसने जुडिशियल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, 39th अमेंडमेंट, आपको याद होगा इंदिरा गांधी का काल रहा और उसने ये चीज कि किसी भी तरीके से इन जो टॉप पोजीशंस है इसको जुडिशियल रिव्यू में नहीं लाया जा सकता है। फाइनली जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें से कि प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे, इसने क्या किया, प्रियम्बल में तीन वर्ड जोड़े, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड जोड़ दिए इसने, इंटीग्रिटी, जो पहले नहीं था। तो एक तरह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर आप देखें, अगर तो ये क्या है, आपका एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हुआ, कई इसमें चीज जोड़े गए इसमें, और पार्लियामेंट ने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा पावर कैसे लिया जाए। लेट्स सी, यहां पर अगर आप ये 42nd अमेंडमेंट देख रहे होंगे तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने प्रियम्बल को अमेंड किया था, आपको बताया उसमें इन पॉइंट्स को, तीन वर्ड्स को यहां पर इंटीग्रेट किया गया। और इसके साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका चैप्टर जो है 4A को इंट्रोड्यूस किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को। इसके साथ इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को भी इसमें ऐड किया, और साथ में ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स लाके इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जो पावर हैं और हाई कोर्ट के पावर को क्लिप करने की कोशिश की। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ इन्होंने पार्ट जो है 14A इसमें जोड़ा, पार्ट 14A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जोड़ा। और अगर आप देखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के क्लॉज 59, वो क्या कहता है कि इट स्ट्रिप्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेनी ऑफ इट्स पावर। क्या क्या पावर था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। साथ में अटेम्प्ट किया गया, इससे क्या अटेम्प्ट किया गया, टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉज। कोई भी लॉज जिसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं कर सकता है। साथ में इसने एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसको, द पावर ऑफ द कोर्ट अब कोई भी जो स्टे ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है, ना ही कोई इंजंक्शंस इस पे लगाया जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट में इन चीजों को लाया गया। आर्टिकल 74 वाज आल्सो अमेंडेड। क्यों इसलिए अमेंड किया गया, क्योंकि इट वाज अब एक्सप्लिसिटली स्टिपुलेटेड, जो द प्रेसिडेंट वो शैल बी बाउंड, जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया शैल बी बाउंड इस एक्ट में, अब प्रेसिडेंट को शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे, और ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द काउंसिल्स डिसीजन। अब वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो ये आपके फाइनली 43rd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 1977 और 78 के बाद इन जो प्रॉब्लम्स इसमें क्रॉप अप हुए थे 42nd अमेंडमेंट को, उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया गया उसमें हम देखते हैं। अब अगर देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या किया, एक और प्रोविजंस इसमें लेके आए कि इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्राइवेसी दे दी, किस पर, फंडामेंटल राइट्स पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल
जो है ओवर रूल कर सकता है फंडामेंटल राइट को। और अगर आप देखें अगर रियल टर्म में तो क्या है कि एक जो अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हो तो फंडामेंटल राइट को सेव करना बेसिक जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जो बेसिक जो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट भी एक पॉइंट है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि फंडामेंटल राइट को ओवर रूल कर दे, लेकिन इसी चीज को फाइनली रिजॉल्व किया गया मिनर्वा मिल केस 1980 में। लेटर वी विल सी लेटर ऑन gave primacy to directive principle by stating that अब इसमें क्या स्टेट किया, no law implementing any of the directive principles could be declared unconstitutional। कोई भी लॉ अगर वो no law implementing any of the directive principles could be declared unconstitutional on the ground that it violated any of the fundamental right। अगर ये वायलेट करता है तो उसके लिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया जाएगा। इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 3 आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल 39A, 43A, 48A को जोड़ा गया थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब अगर आप देखें मिनर्वा मिल केस आया 1980 में, और मिनर्वा मिल केस में ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल अराइज हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसमें ये बोला गया कि दोनों राइट में, दोनों जो फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों में एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, हार्मोनियस एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन जो जिन्होंने बनाया उनका जो एक ऑब्जेक्टिव रहा उसको इसके थ्रू हम अचीव कर सके। तो एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थियोरी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थियोरी इसको क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन थियोरी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थियोरी को हम लेके आए, और हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे अचीव किया जाए, इसके ऊपर में मिनर्वा मिल केस फाइनली कहता है, और कहता है 39A और B इन दोनों को छोड़कर, जो कि 14 और 19 को सुपरसीड कर सकता है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। मेड गिविंग प्रेसिडेंस दो, और एक और था जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में इसने ये किया था कि कोई भी जो लॉ बनेगा, 2 प्रोविजंस इसने इसको मिनर्वा मिल केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हिच प्रिवेंट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम बीइंग कॉल्ड इन क्वेश्चन, जिसने कि जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में बोला था कि जुडिशियल रिव्यू, जो लॉज को जो बन के आएंगे, पार्लियामेंट अगर बनाती है उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, तो उसको खत्म करने के लिए, और उसको क्या मिनर्वा मिल केस में क्या किया गया, उसको बोला गया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मिनर्वा मिल केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गिविंग प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस बात को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। ठीक है, एडेड न्यू चैप्टर इसमें। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें हम कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो अगर आप देखें जैसे रूल ऑफ लॉ के साथ आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, ये सब क्या है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है बेसिक पार्ट है। एक सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जो है वो बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको किसी भी रूप में आप क्या कर सकते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये 42nd अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में लाया गया। इसमें कई प्रोविजंस जो चेंज किए थे, इसको रेक्टिफाई किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी हम इसमें लेके उस समय देखते हैं। अब जो है 42nd के बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट के बाद जो भी ग्लिचेज या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, उसको 44th अमेंडमेंट में किस तरह से रिजॉल्व करने की बात की जाती है। दिस अमेंडमेंट वाज पास टू रिवोक सम अमेंडमेंट मेड अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या किया इसने ओमिट कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी एज अ जो फंडामेंटल राइट पहले जो 19(1)(f)
आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, वहां से उसको हटाते हुए आर्टिकल 300A में लेके चले गए। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट क्या है, अब ये एक लीगल राइट है सॉरी, लीगल राइट है, इट बिकम्स ओनली अ लीगल राइट। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 31 जो है इसको रिपील किया गया। आर्टिकल 31 में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सिटीजन द राइट टू कीप, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। आप एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। मतलब इससे एक तरह से लैंड ग्रैबिंग बहुत ज्यादा, इसी वजह से लैंड सीलिंग और ये बहुत ज्यादा लैंड एक लोग रख सकते थे, तो इनको रिपील कर दिया गया। which deals with the property acquisition has been removed by the इसको 44th amendment act से 1978 से जो आर्टिकल 31 था इसको क्या कर दिया गया, रिमूव्ड, आर्टिकल 31 रिमूव्ड। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे क्या था 42nd अमेंडमेंट के, कि प्रेसिडेंट शेल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं कोई भी बिल को अगर उनको कुछ ऐसी आपत्ति होती है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में इन चीज को भी रेक्टिफाई किया गया। इसमें दिया गया कि प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर हिज एडवाइस। एक बार, वंस, यहां पर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडर करने के लिए वंस, एक बार रिकंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट ये चीजों को, हाउस को भेज सकती है इन चीजों को। द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिस्टोर्ड वेरियस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो पावर, जुडिशियल रिव्यू के पावर लिए गए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बनाए गए थे उसको जो पावर देने की बात हुई थी, तो उन चीजों को भी क्या किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने रिस्टोर्ड कर दिया पावर। आपको याद होगा 42 क्लॉज 59 उसका था कि उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू के पावर को क्लिप करने की कोशिश की गई थी, जो 44th अमेंडमेंट में इसको फाइनली एक तरह से रिस्टोर्ड कर दिया गया उनके पावर को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। एक्ट अलाउड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द, अब आपको ये भी याद है कि 42nd अमेंडमेंट से पहले जो 39th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें क्या था कि जो टॉप 4 पोजीशन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, तो वहां पर क्या था, उनको जुडिशियल रिव्यू के अंतर उनके जो इलेक्शन है उन प्रोसेस को नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इसने रिस्टोर किया, अलाउ कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उनके इलेक्शंस को हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोई विवाद होगा तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो देखा जा सकता है। इसके बाद मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 83 और 172 अमेंड किया गया, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, इसके थ्रू जो टर्म ऑफ द हाउस जो रहता है 5 साल का, उसको उसने 6 साल कर दिया था, जिसको कि फिर से रिस्टोर करते हुए 5 साल कर दिया। तो 42nd अमेंडमेंट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, और जो भी पार्लियामेंट ने अपने पावर को बढ़ाया था, कर्व करने की कोशिश की थी जुडिशरी को, कि उसके पावर को कैसे कर्टेल किया जाए, और कई चीज चेंजेस लेके आए थे। प्रेसिडेंट के पावर को किस तरह से एक तरह से शैल करके बाइंड किया गया था, यहाँ पर 44th अमेंडमेंट में हम देखते हैं कि इनको हमने रिजॉल्व कर दिया 44th अमेंडमेंट के बाद। अब अगर देखें 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है very significant as it removes the distortions made by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. It introduced numerous safeguards. इसके साथ ही 44th Amendment Act ने आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी है उसके संदर्भ में भी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो है चेंज लेके ये आया। आर्टिकल 352 के वर्डिंग्स के वजह से बहुत ही ज्यादा उसमें एक तरह से स्कोप मिल रहा था एग्जीक्यूटिव को एक मिसमैनेज करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, इट इंट्रोड्यूस न्यूमरस सेफगार्ड्स इन आर्टिकल 352 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव मिसयूज ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। जो वर्ड था बिफोर अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो उन्होंने क्या चीज चेंज किया था,
इसमें अगर आप देखें 44th अमेंडमेंट, उसमें क्या था, उसने जो चेंजेस लाया वो ये चीज था कि इंटरनल डिस्टरबेंसेस जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी था, जिसका मिसयूज किया गया, इस इंटरनल डिस्टरबेंसेस वर्ड को बदल करके इसको जो मिसयूज किया जाता, अब इसने क्या किया, आर्म्ड रिबेलियन इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंसेस। इस वर्ड को इंटरनल डिस्टरबेंसेस के जगह अब आर्म्ड रिबेलियन अगर होगा, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 को इसकी घोषणा की जा सकती है। ये एक चीज को लेके आए गए 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। अर्लियर टू द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इससे पहले क्या होता था, वंस अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज एक तरह से अप्रूव्ड, देयर वाज नो पार्लियामेंट्री कंट्रोल, उस पर कोई पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद लाया गया, अगर हाउस चाहती है कि नेशनल इमरजेंसी को खत्म किया जाए, तो एक स्पेशल सिटिंग ऑफ द लोकसभा कैन बी हेल्ड फॉर डिसअप्रूवल, इसके लिए किया जा सकता है। तो दीज आर द जो अमेंडमेंट्स 44th अमेंडमेंट ने इन चीजों को यहां पर बेहतर किया है। इसके बाद अगर देखें तो हम इसके बाद 44th अमेंडमेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। इससे पहले जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आने से पहले जितने भी जो मिनिस्टर्स होते थे या जो मेंबर्स जो चुन के जाते थे, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरह का वर्ड नहीं था। इस समय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी एज अ वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह दिया गया, रिकॉग्निशन मिले इसको कॉन्स्टिट्यूशन में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाने के पीछे का वजह ये रहा कि जितने पॉलिटिकल टर्मोइल्स हो रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति चुना जाता था और उसके बाद अपने जो कैबिनेट में जगह पाने के लिए कई बार पाली बदल लिया करते थे वो, तो इसको कैसे कर्व किया जाए, इसके लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। दैट इज इन 1985 में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लेके आते हैं। और इसमें से क्या क्या चीज हो चेंज हुआ, व्हेन द इलेक्टेड मेंबर्स गिव अप देयर एफिलिएशन, कोई भी मेंबर जब इलेक्ट होकर आते हैं और अगर वो अपने एफिलिएशन जिस पॉलिटिकल पार्टी से अगर चुन के आ रहे हैं, अगर उससे उस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दैट विल बी टेंटामाउंट टू क्या एक डिफेक्शन, जिसके बेसिस पे क्या होगा उनका, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड बाय स्पीकर एंड चेयरपर्सन के द्वारा उनको ये अधिकार दिया है। और स्पीकर एंड चेयरपर्सन के इस डिस्क्वालिफिकेशन जो वो करेंगे, डिस्क्वालीफाई करेंगे मेंबर्स को, दैट विल बी कवर्ड अंडर द जुडिशियल रिव्यू भी उस पर होगा। तो हमने क्या किया, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे गिव अप, अगर एफिलिएशन अपना छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को जाते तो डिफेक्शन होगा। और अगर द इलेक्टेड मेंबर्स अगर जो उसके पार्टी विप होता है उसके अगेंस्ट जाते हैं, पार्टी विप का मतलब अगर पार्टी ये कहती है कि पर्टिकुलर बिल पे किस तरह का स्टैंड लेना है, या तो वोट करना है या अब्सटेंड करना है, उसके अगेंस्ट अगर मेंबर जाके कोई भी काम करता है, दैट इज आल्सो अमाउंट टू एक तरह से डिफेक्शन, और दैट विल ब्रिंग डिस्क्वालिफिकेशन, और डिस्क्वालिफिकेशन का वो ग्राउंड होगा। इसके साथ में व्हेन अ पर्सन इनिशियली कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, इनिशियली अगर इंडिपेंडेंट के रूप में वो कॉन्टेस्ट उसने इलेक्शन किया, अब बाद में फिर क्या होता है कि वो दूसरे पार्टी में चला जाता है, वो भी क्या माना जाएगा, डिफेक्शन माना जाएगा, एंड दैट विल ब्रिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर बाय स्पीकर एंड चेयरपर्सन ऑफ द हाउस। और इसके अलावा जो मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं, नॉमिनेट होने के आने के बाद 6 महीने के बाद अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, तो वो भी क्या होंगे, वो एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड होगा अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक तरह से एक वेवर इन्होंने एक्सेप्शंस भी लगाए हैं। एक्सेप्शन क्या है, कोई अगर इंडिविजुअल मेंबर जाता है तो इंडिविजुअल मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे और डिफेक्शन लगेगा, लेकिन अगर एक वॉल्यूम में, एक मास में अगर जाते हैं तो मर्जर बोला जाता है। 1/3 ऑफ द मेंबर अगर चले जाते हैं तो उसको मर्जर। लेकिन इस संख्या को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको बढ़ाया गया और इसको कितना कर दिया गया, 2/3 ऑफ द मेंबर्स अगर जाते हैं तब वो क्या होगा, मर्जर होगा, और उस पर कोई डिफेक्शन का लॉ नहीं लगेगा। ठीक है।
अब हम देखते हैं इसके बाद 52nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो आता है वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, तो जो एज था, एज हमारा क्या था, आर्टिकल 326 में उन्होंने चेंज अमेंडमेंट लाया और वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया। पहले 21 इयर्स था, उस वोटिंग एज को रिड्यूस करते हुए जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन वोटिंग करने का अधिकार 18 साल कर दिया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आया और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1989 लागू किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट जो है, ये लगातार सवाल पूछे भी जाते हैं। 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 उसके बाद आता है और ये 65th अमेंडमेंट एक्ट किस लिए लेके आ रहे हैं, तो इसके द्वारा एक जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी जो है ये बनाया जाता है और ये एक मल्टी मेंबर जो कमिटी है, स्टेट नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। अगर आप देखें, अगर आर्टिकल में आर्टिकल जो नेशनल कमीशन फॉर एससी जो शेड्यूल कास्ट है, आर्टिकल 338 इसके बारे में बात करता है और जो आर्टिकल 338 ए जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो ट्राइब के बारे में चर्चा करता है। तो जो 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 आया कि किस लिए आया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज के लिए आया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और अमेंडमेंट आता है, वो अमेंडमेंट है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो दिल्ली जो पहले जो दिल्ली को क्या किया जाता है कि स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, अब दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाता है। इसके साथ ही क्रिएट किए जा इसके लिए स्टेट असेंबली क्रिएट की जाती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द स्टेट बनाए जाते हैं। किस बेसिस पे, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट कम्स इन 1991। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आप देखें तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा 4 जो रीजनल भाषा जो था, जिसमें नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, इन चारों को जगह दिया जाता है। किसमें जगह दिया जाता है, आपके 8th शेड्यूल में जगह दिया जाता है, जिसमें कि अभी 22 लैंग्वेजेज हैं। उस समय जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 के द्वारा उसमें 4 नए और रीजनल लैंग्वेजेस जोड़े गए, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, 3 जोड़े गए थे, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, जिसके बाद उसका जो शेड्यूल में उस समय उसकी संख्या 18 हो गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा। फिर जो अगर आप देखें जो टियर ऑफ द गवर्नमेंट है हमारा है कि एक यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है। इसी तरह से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट हुआ, दैट इज पंचायती और म्युनिसिपैलिटी, इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट आता है वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है, रिलेटेड टू द पंचायत। इस पंचायती राज के लिए आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल एडेड, 11th शेड्यूल 11वां शेड्यूल को उसमें जोड़ा जाता है। उसके साथ ही अगर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आता है और आप क्या करते हैं, शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी को जगह देते हैं और उसके बाद 12th शेड्यूल जो है उस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाता है। तो अब जो संख्या है शेड्यूल की, जो पहले 8 था वो बढ़कर 12 शेड्यूल हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आता है और ये जो है अमेंडमेंट जो है किस चीज के लिए है, और ये जब एप्लीकेबल जो इफेक्ट में आता है 2010 में इफेक्ट में आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगातार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से सवाल ये पूछ देंगे, यहां से उठाएंगे और पूछ देंगे इफेक्ट कहां से, कब से स्टार्ट हुआ, 2010 से। इसको क्या बोला जाता है, इसको RT दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए लाया गया था। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको बोला था, उनको इसमें प्रोविजन लाया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, free and compulsory education in such a manner as the state may by law determine, जिस तरह से कर रहे हैं उसके लिए लाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल बिल भी इसको बोला जाता है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या आया कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चे को स्टेट शैल, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर शैल,
मतलब इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। कंपल्सरी एजुकेशन एक तरह से ये फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया और ऐड किया गया एक आर्टिकल 21 में 21 ए, आर्टिकल 21 ए को ऐड किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप देख रहे होंगे वो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और पर्पस इसका क्या है कि जंबो जो कैबिनेट है, जो बिग साइज ऑफ कैबिनेट होता था, उस जंबो साइज की वजह से पब्लिक एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बची रहे और साथ ही जो एक जंबो जो नेचर ऑफ द जो मिनिस्टर जो है वो भी ना हो, तो दोनों को कैसे किया जाए, इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है। और आई एम सॉरी, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, इसने आर्टिकल 75 में क्लॉज 1A को इंट्रोड्यूस किया और इसके साथ बोला गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% of the क्या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जो हाउस ऑफ द पीपल के जो टोटल मेंबर्स हैं, अभी जो है लोकसभा में 543 है, क्योंकि 2 जो है नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियंस का, उसको खत्म कर दिया गया, तो 543 उसके 15% से shall not exceed, shall है मतलब बाइंडिंग है, shall not exceed 15% इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कि अगर मैं नंबर कितने होने चाहिए, 15% इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्रोविजंस लगा दिया गया कि किसी भी सूरत में 12 जो नंबर 12 मेंबर से कम स्टेट में मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। तो ये चेंजेस इसमें लाया गया, ठीक है। Size of the ministerial council at the center and in the state could not exceed 15% of the number of members of the Lok Sabha or state legislative assembly। ये आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देखने को मिल रहा है आपको। फिर अब 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 आता है और ये किस चीज के लिए 97th अमेंडमेंट एक्ट, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। वो 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। इसके साथ ही इसने इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंसर्ट किया गया, पार्ट 9B को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। अब जो है इसके बाद 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जो कि 2015 में। ये जितने भी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, हम उस पर ही डिस्कशन या चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपको याद हो, इंडो बांग्लादेश जो इनक्लेव था उसका कैसे आदान प्रदान किया जाए, इस संदर्भ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। Gave effect to the acquiring of certain territories by India, and acquire भी कर सकता है इंडिया और ट्रांसफर कर सकता है क्या, of certain other territories to बांग्लादेश। जो ट्रांसफर और एक्वायर दोनों कर सकता है, इंडिया ट्रांसफर भी कर सकता है और एक्वायर भी कर सकता है अपनी टेरिटरी को। और इंडो बांग्लादेश इनक्लेव एक्सचेंज में ये चीज देखा गया, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स एंड रिटेंशन ऑफ एडवर्स पोजीशन इट अप्रूव्ड, इसने अप्रूव किया 1974 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को, फाइनली अप्रूवल दिया किसको, 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल रिजल्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स एंड द रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको इस तरह से इंडो बांग्लादेश जो इनक्लेव का किस तरह से आदान प्रदान हो, इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा ये लाया गया, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर। अब 100 अमेंडमेंट 100th अमेंडमेंट के बाद 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 आता है और दिस इज रिलेटेड टू
गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताता है, जीएसटी के बारे में। नाउ अब ये बोलता है इसने अलाउ किया बोथ सेंटर एंड द स्टेट, ये दोनों जो सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी जो है लगा सकते हैं, और इससे पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो प्रोविजंस, उनको खत्म करके एक में क्लब करके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जीएसटी लेके आ गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016 को लाया गया। Instrumental in conducting in India GST, it replaced all the erstwhile indirect taxes that were levied in the manufacture, sale and consumption of goods and services across the country। उस पर क्या होगा, जीएसटी कैसे लगाया जाए। ये कौन सा अमेंडमेंट था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा किया गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है दैट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगस्त 2018 में ये लाया जाता है। और इसने क्या किया कि इट गेव द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और ये एक द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, जो कमीशन जो एस्टैब्लिश किया गया था 1930 में, उसको इसने 1993 में उसने जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने उसको रिप्लेस कर दिया। और उस समय क्या बना था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो था 1993 को, उसको रिप्लेस करते हुए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज इन अगस्त 2018। और एनसीबीसी वाज क्रिएटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय आर्टिकल 338B, यहाँ पर आप देख लें 338B के तहत, और उसमें एक्सप्लेन करता है कि एनसीबीसी के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होंगे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी अथॉरिटी, ये प्रोविजंस इसमें किए गए। और इसके साथ इसने एक इंक्लूड किया आर्टिकल 342A, जो जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है कि वो इस 342A के द्वारा कि वो किसी भी स्टेट्स में या यूटीज में वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मेंबर जो है वहां पर वो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। ये इनको पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कैन मेक लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज और ग्रुप्स फॉर रिजर्वेशन एंड बेनिफिट्स। तो 342A जो इंक्लूड किया गया इसमें, 342A जो डील किससे करता है, ये डील विद SEBC दैट इज सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में ये डिस्कशन करता है। सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नोटिफिकेशन किसको मिलेगा, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको नोटिफाई करने के लिए 342 के अंदर दिया। पावर किसको दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इवन उसके बाद पार्लियामेंट हैज द पावर, इसके बाद भी पार्लियामेंट के पास पावर था कि वो क्या कर सकता है, द पावर टू चेंज SEBC लिस्ट को कैसे चेंज किया जाए, ये पार्लियामेंट के पास पावर होगा। इसको हम देखेंगे बाद में, इन जो प्रेसिडेंट के जो रूल, प्रेसिडेंट को पावर दिया गया था और पार्लियामेंट को फाइनली इसको डिवॉल्व कर दिया गया बाद में, लेटर ऑन जो है स्टेट को ही दे दिया गया, ताकि वो अपनी लिस्ट बना सके, किसके लिए, रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लासेस के लिए लिस्ट बना सके वहां पर। तो 102nd अमेंडमेंट देख लिया आपने। इसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2019 में। ये किस चीज के लिए है, वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट इज रिलेटेड टू द EWS, इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, और इसने क्या किया, इंट्रोड्यूसेस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि एडमिशन ले सकते हैं किसमें, टू गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वहां पर उनको रिजर्वेशन 10% रहेगा, एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर ऐसा प्रोविजंस नहीं है। साथ ही उनको 10% जो रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स जो होगा उनमें उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये EWS में कौन कौन से लोग आते हैं, EWS में पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC, इन तीनों में बिलोंग नहीं करते हैं, वो आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। और जिनका ग्रॉस हाउस होल्ड इनकम
8 लाख, सालाना 8 लाख से कम होता है, वो ईडब्ल्यूएस में लाई करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, which comes in 2019. It talks about EWS, that is economically and weaker sections, जिसको 10% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में दिया गया। ठीक है, इसके बाद आप इंपॉर्टेंट एक देख रहे होंगे 104th, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे सवाल आते ही आते हैं। अब अगर आप देखें 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, लेकिन ये कमेंस हुआ 25 जनवरी 2020 को। ये क्या करता है, इसने कर दिया सीज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा, दैट इज, और इस लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इनके जो रिजर्वेशन थे, जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय बोला गया था 70 इयर्स तक के इनके रिजर्वेशंस रहेंगे, उनको और 10 साल के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 2030 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन उस समय इसी में देखेंगे प्रोविजन में जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए इसी समय तक सीज कर लिया गया। अब एंग्लो इंडियंस को कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। एंग्लो इंडियंस अगर देखें तो आर्टिकल 331 लोकसभा में और आर्टिकल 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको जो इनके नंबर्स को देखते हुए इनको एकोमोडेट किया जाता था, इस एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन वहां होता था। अब जो है आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब ये जो रिजर्वेशन फ्रीज्ड अप हो गया, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन हाउस में, दैट इज लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कंटिन्यू रहेगा further for 10 years, that is till 2030 तक रहेगा। है important constitutional amendment act, that is 105th constitutional amendment act आता है। अभी तक जो हमारे constitutional amendment हुए हैं ये total from 1 to 105th constitutional amendment act हुआ है, जिसमें से अगर आप ये देखें 105वीं जो amendment act आया 2021 में आया, और ये किस चीज के लिए बात कर रहा है, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्स टू गिव स्टेट्स द अथॉरिटी। आपको बताया मैंने कि जो पावर दे दिया गया था, किसको पावर दे दिया गया था, प्रेसिडेंट को पावर दे दिया गया था कि प्रेसिडेंट कैन डिसाइड कि क्या नंबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट डिसाइड करता कि कौन बनेंगे, लिस्ट कैसे बनेगा स्टेट और यूटीज का एससी बीसी के रिलेटेड में। अब उनसे इन चीजों को लेते हुए फाइनली इसमें स्टेट को वो अथॉरिटी दे दी गई, जो मैंने अब बताया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो प्रेसिडेंट को 342A के अंदर पावर दिया गया था, एम्पावर किया गया था, उनको फिर क्या किया, स्टेट को दे दिया गया, स्टेट्स को अथॉरिटी दे दिया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये तो आपका 105th अमेंडमेंट तक हुआ, 2021 में इसको लाया गया। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि अभी तक में आया, और साथ ही साथ इसके जो रेशियोज जो थे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या इसमें दिए गए थे, इस अमेंडमेंट के अंदर लाए गए थे, इन सारे को हमने एक्सप्लेन किया। और ये जो क्वेश्चंस जो हैं लगातार इसमें से पूछे जाते हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से एक जो आप अगर इसको, तब तक में आप क्या करें, इस पूरे अमेंडमेंट को आप ध्यान में एक याद कर लें, और ये उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, तो बेहतर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमारी पकड़ हो जाएगी, और हम जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो इजीली हम इसको कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।